नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित कर रहे हैं। चेहरे पे खिलखिलाहट देखिए लालकृष्ण आडवाणी साहब को। लेकिन आज कुछ बात करना चाहते हैं इसी सिलसिले में। प्रधानमंत्री दरअसल आडवाणी साहब को भारत रत्न क्यों दिया, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों, कुछ बातें आपके साथ बात करने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहली बात होती है कि भारत का एक तस्वीर नक्शा, जो इस नक्शा क्या होता है, ये नक्शा दरअसल 1990 के भीतर जब लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी और ये रथ यात्रा जहां जहां से गुजरा था उसका मैप होता है। लेकिन इसके ऊपर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। इसके भीतर क्या दिखता है, उसमें दिखता है कि राम रथ यात्रा जहां जहां से भी गुजरा वहां पर दर्जनों लोग दंगे के भीतर मारे गए थे। काफी लोग मारे गए थे। भरूच के भीतर एक व्यक्ति मारा गया, बीदर में 7 लोग मारे जाते हैं, इंदौर में 12 लोग मारे जाते हैं, हैदराबाद में करीब 30 लोग मारे जाते हैं, रांची के भीतर 12 लोग मारे जाते हैं, कर्नलगंज के भीतर 37 लोग मारे जाते हैं, लखनऊ के भीतर 3 लोग मारे जाते हैं, मेरठ में 7 लोग मारे जाते हैं, दिल्ली में टकराव हुआ, मुजफ्फरनगर में 3 लोग मारे जाते हैं, जयपुर में 47 लोग मारे जाते हैं, मेरठ के भीतर 7, बिजनौर में 58 लोग, रामपुर में 3, अलीगढ़ में 3, पटना में भी 4 लोग मारे जाते हैं, हावड़ा के भीतर 12 लोग मारे जाते हैं। फिर धनबाद के भीतर आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अगर राम के प्रति लालकृष्ण आडवाणी की आस्था को लेकर के उनको सम्मानित अगर किया जा रहा है तो उनकी तो राम रथ यात्रा जहां जहां से भी गुजरा बेकसूर लोग दंगे में मारे गए हैं वहां। तो इस बात को समझना चाहते हैं कि किस कारण से उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। और भी कई बातें, कि सबसे बड़ी बात एक होती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू अस्मिता और राम भक्ति के चलते जो है लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चलिए इसकी भी बात किया जाता है। एक पूर्व रक्षा मंत्री है जॉर्ज फर्नांडिस। 90 के दशक में दिया गया एक इंटरव्यू होता है, उनका बयान होता है, और आज तक लालकृष्ण आडवाणी ने यह बात नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलत कहा। देखिए जॉर्ज फर्नांडिस क्या बोलते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जो है राम रथ यात्रा शुरुआत करने की कारण बताते हैं। उनके उस बयान से साफ हो जाएगा कि आडवाणी के मन में राम के प्रति कोई भक्ति नहीं होती है। उन्होंने इस राम रथ यात्रा केवल इसलिए शुरुआत किया था क्योंकि बीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर के आ गए थे, और जब राम रथ यात्रा को रोका गया था तो उन्होंने अपना सपोर्ट जो है विड्रॉ किया था। देखिए 1990 का बयान है जॉर्ज फर्नांडिस को, जो कभी भी खारिज नहीं किया लालकृष्ण आडवाणी ने इस बयान को। रोजगार, सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, ये मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लालकृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है, और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है और छिपाई जाती है। ये मंडल कमीशन से आडवाणी जी नाराज होते हैं और उसी के चलते उन्होंने राम रथ यात्रा देश में शुरू किया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि राम का नाम केवल राजनीति के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इनफैक्ट राजनीति भी नहीं की जा रही थी, केवल मंडल कमीशन का विरोध करना था, केवल पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण दिया जा रहा था उसका विरोध करना था। खुल करके तो कह नहीं सकते थे इस बात को, इसलिए राम रथ यात्रा की शुरुआत की, क्योंकि उनको ये बात पता था इसको रोका जाएगा, और रोका जाना भी चाहिए था, क्योंकि उस मैप को पहले उसके माध्यम से बता दिए और राम रथ यात्रा जहां जहां से भी गुजरी वहां दंगे हुए, बेकसूर लोग मारे गए। अब लालू प्रसाद यादव जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने उस राम रथ यात्रा को रोक दिया था, और बहुत ही अच्छी बात कही थी। उस रथ यात्रा को रोकते हुए उन्होंने कहा अगर दंगे होते रहेंगे तो लोग ही नहीं जीवित रहेंगे, जब लोग ही जीवित नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, मस्जिद कौन जाएगा। उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। अगर इंसान
इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। दो बातें साफ तौर पे दिखता है इसके भीतर, राम से कोई लेना देना नहीं होता। और पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर के उसका विरोध करने के लिए आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की। क्या उनको भारत रत्न केवल इसलिए दिया गया कि वो हिंदू अस्मिता या हिंदुओं के हितैषी थे वो? फिर आपसे एक सवाल होगा कि क्या 1990 के दशक में एक और बहुत बड़ी घटना देश में घटी थी। कश्मीर के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को पलायन हुआ था। उस समय राज्य के गवर्नर होते हैं जगमोहन, भारतीय जनता पार्टी के नेता। जब इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी भाई बहन मारे गए, वहां के लोग मारे गए, तो उस समय क्या लालकृष्ण आडवाणी ने कुछ बयान दिया? क्या उस समय वहां पहुंचे थे, कश्मीर गए थे? क्या उन्होंने इस रथ यात्रा को कश्मीर की तरफ नहीं निकालना था उनको, कश्मीरी पंडितों के पक्ष में? क्या उन्होंने उस मुद्दे के ऊपर अपना समर्थन विड्रॉ किया? पूर्व गृह राज्य मंत्री मुफ्ती शहीद की बेटी रुबैया शहीद को आतंकवादी किडनैप करते हैं, खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण से नाराज होती है और फिर उन्होंने राम रथ यात्रा की शुरुआत किया। तो अगर हिंदू अस्मिता की बात होती है तो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर सपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं विड्रॉ किया? ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है कि राम के पैमानों पे, हिंदू अस्मिता के ऊपर और आरक्षण, इन तीनों बातों के ऊपर आडवाणी जी खड़े उतरते तो साफ दिख नहीं रहे हैं। ये सारी बातें आपके सामने हैं। आप, ये कोई मेरा दिमाग के उपजा हुआ बात नहीं है, ये सारी जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। इनको भारत रत्न फिर भी क्यों दिया जाता है? लेकिन इसके आगे की अगर बात करें, जब लालकृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई जो आज तक नहीं। कारगिल के भीतर एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, जिसके चलते पाकिस्तानी आतंकवादी जो है और उसी जगह वहां के जो सेना होते हैं वो हमारे कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गई। शुरुआत में ही कि कितने युवा भारतीय सैनिक जो गोलीबारी में मारे गए थे कारगिल युद्ध में, और उसके बाद हमारे भारतीय सेना के शौर्य से उन कायर गिदरों को खदेड़ दिया गया था और हमें जीत हासिल हो गई। लेकिन कारगिल एक इंटेलिजेंस फेलियर था। इस बात को कह सकते हैं कि वो रक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन एक इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस किसके भीतर आती है? आईबी, रॉ, ये तमाम सारी चीजें किसके भीतर आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है ये सब। कारगिल युद्ध जैसी बड़ी घटना हुई जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी थे। और सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय संसद, देश के पार्लियामेंट पे आतंकवादी हमला जो आज तक नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो हुआ, ये हुआ उनके दौर में। ये दो बहुत बड़ी घटनाएं, जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश के थे, गृह मंत्री थे, तब बहुत बड़ा सवाल क्या हो, उनको इसी बात से भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनकी क्या क्या कमियां हैं, छोटी मोटी उनकी कमियां नहीं होती है। ऐसे में आप बताइए कि उन्हें जो भारत रत्न दिया जा रहा है, क्या सच में वो सही है, वाजिब होता है? वो बातें भी छोड़ दीजिए, एक बात और आपके सामने